शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है एक कंप्लीट क्लास परिवार में। तो मित्र, आज हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित शिक्षण के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, हर एक प्रश्न के बारे में। इसके पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और सभी वीडियो को देखें, क्योंकि इस सारी वीडियो के बारे में पूरी जानकारी, एक एक क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा की गई है। तो आइए मित्र, बिना किसी देरी के हम बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए आपसे बोल रहा है और यह क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। तो मित्र, आपको इस तरह के क्वेश्चन कुछ भी घुमा फिरा के दे सकता है। तो इसमें वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, मान लो फिर कभी आयतन पूछेगा, फिर कुछ और पूछ लेगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बेलन के बारे में। और बेलन की टॉपिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है मैथ की, और प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी। फ़िलहाल मैं अपनी इस टॉपिक में भी बेलन के बारे में आपसे कुछ बताना चाहूँगा। तो बेलन होता क्या है मेरे मित्र? यदि किसी आयत की, जी हाँ, यदि किसी आयत की एक भुजा को स्थिर रखकर, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी आयत की एक भुजा को स्थिर रखकर इस भुजा के चारों ओर आयत को घुमाया जाए तो इस प्रकार बनी आकृति लंबवृत्तीय बेलन कहलाती है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे हम क्या बोले हैं। और बेलन की जो त्रिज्या होती है, अगर वो आर आप मान लें, इस तरह के बेलन को बनाकर, ये इतनी भाग आर, ऊंचाई एच, और तो इस तरह से अगर हम बात करें बेलन के आयतन निकालने की, तो बेलन के आयतन का सूत्र होगा मित्र पाई आर स्क्वायर एच घन मीटर, ठीक है। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपसे निकालने के लिए पूछा जाए तो आप सूत्र लगाएंगे 2 पाई आर एच, जो कि इस क्वेश्चन में आपको लगाना है। और कहीं अगर आपसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे आप? तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए सूत्र होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है मित्र। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए जब आपको सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, सीधा इसी फार्मूले में रखना है। बेलन के वक्र पृष्ठ में त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ नहीं, सूत्र है 2 पाई आर एच, 2 ऐसे ही रखेंगे, पाई के मान 22/7 होता है। त्रिज्या 5 दी गई है और ऊंचाई 14 दी गई है। आप इन सब का जब काटे पीटेंगे, गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और सबका आपस में गुणा होता है 22 दूनी 44 और 5 दूनी 10, इसका गुणा हो जाएगा 440 वर्ग सेंटीमीटर, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो मित्र, वृत्त की अगर बात हो रही है तो मैं वृत्त के बारे में आपसे कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन वृत्त के बारे में बहुत आते रहते हैं। तो ये हुआ आपका वृत्त, और इस पूरे गोले को, ये जो हमने चिन्ह खींचा है, ये लाइन, ये पूरा रंगीन भाग जो आपको दिख रहा है गोल गोल, ये है, इसी को हम वृत्त की परिधि बोलते हैं, ठीक है मित्र। इसको आप ध्यान देना। वृत्त के बीच मध्य बिंदु को वृत्त का केंद्र बिंदु बोलते हैं, और इस केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि, यानी जो ये परिधि हमने बताया आपसे, किसी एक बिंदु पर टच करती है और उसको आपस में, दोनों बिंदुओं को, केंद्र और परिधि के एक बिंदु को मिलाने पर जो रेखाखंड निर्मित होती है, यही इतना वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अगर इसी रेखाखंड को हम आगे बढ़ा के वृत्त की परिधि के 2 बिंदु, यानी एक बिंदु ये, एक बिंदु ये पर टच कराएं, तो ये वृत्त का व्यास हो जाएगा। और वृत्त के व्यास को ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी बोली जाती है। आगे अगर हम बात करें वृत्त के चाप के बारे में, तो वृत्त की परिधि ये जो होता है, इसी को अगर पूरा ना मिलाया जाए, कहीं पे छोड़ दिया जाए, पूरा ना मिले, तो यही वृत्त का चाप कहलाता है। चाप पूरा इतना बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन
कंप्लीट नहीं हो सकता, मतलब आप एक छोर से स्टार्ट किए तो दूसरा छोर मिलना नहीं चाहिए, तो वो चाप कहलाएगा। आप चाहे छोटा बनाइए चाहे बड़ा, सब चाप के अंतर्गत आएगा। ठीक है मित्र, और हम थोड़ा सा बात करें वृत्त के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। वृत्त के परिधि पर किसी एक बिंदु को बाहर से स्पर्श करने वाली रेखा वृत्त की स्पर्शी रेखा कहलाती है। और वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर काट कर आगे निकल जाने वाली रेखा वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। और वृत्त के केंद्र बिंदु या कहीं अन्य दो परिधि के दो बिंदुओं पर टच करने वाली रेखा को हम वृत्त की जीवा, यानी ये जीवा कहलाएगी, वृत्त की जीवा कहलाती है। और वृत्तखंड और त्रिज्यखंड से आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केंद्र बिंदु से दो त्रिज्याओं से निर्मित खंड को, ये इतने भाग को हम वृत्त त्रिज्यखंड कहेंगे, क्योंकि त्रिज्या से निर्मित खंड है, दो त्रिज्याओं से निर्मित खंड को त्रिज्यखंड। तथा अगर हम वृत्तखंड की बात करें तो वृत्तखंड जीवा अथवा वृत्त के व्यास से निर्मित खंड को वृत्तखंड कहते हैं। यानी ये जब जीवा खींच दीजिए, वृत्त का व्यास खींचिए, तो उससे जो खंड का निर्माण होगा वही वृत्तखंड कहलाएगा। तो इतनी जानकारियाँ मित्र आपके लिए बहुत ही ज़रूरी थी, इतना लेना। और आगे हम बात करें अगर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। अगर हम परिमाप निकालने की बात करें, परिमाप का फार्मूला होता है 2 पाई आर, या फिर 2 पाई आर की जगह आप आर डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी जो होता है वो होता है वृत्त का व्यास। आइए हम बात करते हैं वृत्त की त्रिज्या अगर कहीं निकालनी हो, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, यानी व्यास बटे 2 आप लिख देंगे। तो व्यास जितना दिया गया है उतना में 2 से भाग दे देंगे तो आपको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी वृत्त की, यानी वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी होती है। वृत्त की व्यास अगर आपको निकालनी हो, त्रिज्या दी गई हो, तो त्रिज्या में आप 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणे त्रिज्या आप अगर करेंगे तो वृत्त का व्यास मिलेगा। ठीक है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या को अगर दुगुना करेंगे आप तब वो व्यास के बराबर होगा। अर्धवृत्त की परिधि अगर आपको कहीं पूछ लिया जाए, मान लो अर्धवृत्त भी इसमें शामिल हम कर दे रहे हैं, तो अर्धवृत्त की परिधि निकालने या परिमाप निकालने का फार्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक है मित्र, इतना आपको ध्यान देना है। और अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए आपसे तो आप लिखेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, मैं अर्धवृत्त की चर्चा इसलिए भी यहाँ भी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वृत्त से क्वेश्चन आ गया है, तो अर्धवृत्त से भी आ सकता है। त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आपसे कहीं निकालने को पूछा जाए तो वहाँ पे आप लिखाएंगे 1/2 गुणे यल गुणे आर। ठीक है, ये आप रखेंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। त्रिज्यखंड की परिमाप अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ पे आप लिखेंगे परिमाप निकालने के लिए 2r + l, ये होता है त्रिज्यखंड का परिमाप। अगर यल कोई हमारे मित्र नहीं समझ पा रहे हैं तो यल का मतलब होता है चाप की लंबाई। ठीक है मित्र, जो चाप की लंबाई, देखिए त्रिज्यखंड कैसे बनता है, ये 2 त्रिज्या हो गई, इससे निर्मित खंड, ये वृत्त की परिधि का टुकड़ा है, तो यही है चाप, इसी की लंबाई को हम यल से डिनोट करते हैं। बाकी ये तो त्रिज्या, ये इसको आर से डिनोट करेंगे, इसको यल से डिनोट करेंगे, इसको ये यल है, ये आर है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आइए हम आगे बात करते हैं एक समांतर चतुर्भुज के, सॉरी इसमें सॉल्व नहीं करवाएं क्या, हम क्वेश्चन सॉल्व करवा दें। सॉल्व क्या करवाना मित्र, देखो वृत्त की परिधि का फार्मूला था 2 पाई आर, आपको दिया है 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान आपको 7 दिया ही है, तो इसका अपन गुणा करेंगे 7 कर जाएगा, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो जाएगा। हम सब कुछ बता ही दिए, इसमें कुछ था नहीं, बाकी वृत्त के बारे में आपको पूरी जानकारी हम दे ही चुके हैं। तो आइए आगे क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया है एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। तो भैया समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का ही क्यों सूत्र, हम सारी जानकारियाँ लेते हैं ना समचतुर्भुज के बारे में। फिलहाल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 d1 × d2, और हम और जानकारियाँ लेते हैं ना मित्र। अगर और क्वेश्चन बनता है समचतुर्भुज से तो हम क्या कर देंगे, देखिए समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, क्या थोड़ी जानकारी लेते हैं हम। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। कुछ इस तरह से बनता है समचतुर्भुज, आप ये देखिए, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सब आपस में समान है। ठीक है, यही होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपसे निकालने को पूछा जाए तो आप ये भी लगा सकते हैं सूत्र 1/2 विकर्णों का गुणनफल।
विकर्णों का गुणनफल। ठीक है मित्र, अब विकर्णों का गुणनफल मतलब 1/2 आप लिखेंगे, और विकर्ण कौन से होंगे, ये विकर्ण, इनका और इनका गुणनफल आप कर देंगे। जो इतनी पूरी दूरी दी लंबाई दी गई, इसका जो मान दिया गया, इसका मान दोनों का आपस में गुणा करेंगे और साथ में 1/2 लगा देंगे। यही चीज़ यहाँ पे किया गया है। D1 D2 जो दिया गया है ये विकर्ण का मान है। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिए राजन। तो 1/2 विकर्णों का जो गुणनफल है यही होता है क्षेत्रफल समचतुर्भुज का। आगे हम बात करें समचतुर्भुज का परिमाप। अगर आपसे मान लो पूछ लिया जाए गलती से, ये क्षेत्रफल यहाँ पूछा है, अगर परिमाप आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे 4 गुणे भुजा, ये होता है परिमाप। आगे अगर हम बात करें समचतुर्भुज के बारे में तो मित्र समचतुर्भुज नहीं बल्कि हम समांतर चतुर्भुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं। समांतर चतुर्भुज यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज की बराबर होती हैं। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में भी, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के कोण बराबर होने के साथ साथ प्रत्येक आयत जो होता है वो भी समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की अगर बात करें, समांतर की बात कर रहा हूँ, तो लंबाई गुणे चौड़ाई आप कर देंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालने की, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई और प्लस कर देंगे चौड़ाई, तो आपको मिल जाएगा समांतर चतुर्भुज का परिमाप। तो आगे बढ़ते हैं मित्र और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। समीकरण 5x बराबर y और 2x + y बराबर 7 को हल करके y का मान आपको निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है मित्र, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, और x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों समीकरण को साफ करेंगे, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण यहाँ 2 मानेंगे। इसको जब आप घटाएंगे आपस में इस तरह से, तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है प्लस का चिन्ह है 5 के आगे, यहाँ 2 के आगे भी प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा और यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह लगेगा। तो ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 2 7x और y ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से आपको 7 मिल जाएगा। ठीक है, 0 में से 0 घटेगा तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जोड़ने पर मित्र, सॉरी यहाँ जोड़ने पर, तो जब इसको जोड़ेंगे आप, यहाँ घटाना नहीं है, देखो जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे जब आप इसको, तो यहाँ पे 5x और 2x हो जाएगा 7x, और प्लस y का माइनस y में जुड़ेगा, मतलब कोई संख्या प्लस की 1 है और वही संख्या माइनस, आपने जैसे किसी से 1 रुपया उधार लिया, ये उधार वाला है, और आपने फिर उसको ये प्लस का y, मतलब आपने उसको 1 रुपये दे रहा है, तो कर्जा ख़त्म, यानी उसका काम ख़त्म। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि 7x आपको प्राप्त हुआ इक्वल टू यहाँ पे 7 हो जाएगा, और इधर 7 गुणा में है तो उधर जाएगा भाग में, तो 7 कट जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। x का मान 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम इसमें रख देंगे समीकरण 2 में, तो क्या होगा, ये समीकरण 2 है, इसमें x की वैल्यू हम लिखें तो क्या होगा, 2 गुणे x की जगह 1 हो गया, प्लस y प्लस 7 हो गया। y को हम इधर ही रख लिए और 2 उधर चला जाएगा, तो इधर प्लस में है तो उधर 7 में से घट जाएगा, तो 7 में से 2 जाएगा। ये देखिए पहले गुणा करेंगे आप, इधर 1 2 2 यानी यहाँ 2 ही प्राप्त हुआ, 2 उधर जाएगा तो 7 में से घट जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 5 और y का मान हो जाएगा मित्र 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है। तो मित्र चक्रीय चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण कैसे होता है, वो वृत्त में होता है। ऐसे देखिए चक्रीय चतुर्भुज कुछ इस तरह से बनता है। आइए पूरी जानकारी लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। ये होता है चक्रीय चतुर्भुज, ऐसे चतुर्भुज जिसके चारों शीर्षों किसी वृत्त की परिधि पर, ध्यान दीजिएगा, ऐसे चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हों चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग 180 अंश होता है। कहने का मतलब ये कोण और ये कोण अगर आपस में आप जोड़ते हैं तो आपको 180 अंश प्राप्त होगा, और ये कोण अगर आपस में आप जोड़ते हैं तो भी 180 अंश प्राप्त होगा। इतना जानिएगा चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। और बात करते हैं थोड़ी सी जानकारी, यदि सभी भुजाएं दी गई हों, यदि चक्रीय चतुर्भुज, ये चक्रीय चतुर्भुज है, 1 मिनट, ये चक्रीय चतुर्भुज ये निर्माण हो गया, ये अंदर जो बन रहा है ये 4 भुजाओं से निर्मित, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। यदि इसकी चारों भुजाएं, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा का मान अगर दिया गया हो, भुजा दी गई हो, तो चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला लगेगा वो मित्र स्टैंडर्ड फार्मूला से निकलेगा, और स्टैंडर्ड फार्मूला होता है √(s - a s - b s - c s - d). ठीक है, s - a s - b s - c s - d। अब आपको पता होना चाहिए s क्या है, तो s है सभी जो भुजाएं हैं
एस इक्वल टू सभी भुजाओं का योग बटे 2, 1 + b + c + d बटे 2, सभी भुजाओं का योग करके 2 से भाग दे दीजिए तो वही मिल जाएगा आपको यश का मान। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, तो मित्र हमने बता ही दिया 180 अंश होता है। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परिता घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मित्र आपको पता होना चाहिए आयत के बारे में। तो चलिए आइए हम यहाँ आयत के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और बेलन के बारे में हमने जानकारी ऊपर ले ली है। तो आयत में क्या होता है मित्र, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर हों, बराबर हों व प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। ये इस तरह से कुछ आयत का निर्माण होता है। ये प्रत्येक कोण इसका क्या होता है, 90 अंश का होता है। और आयत की अगर हम बात करें तो इसकी सम्मुख भुजाएं, ये आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आयत का क्षेत्रफल अगर हम निकालने की बात करें फार्मूला, तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर आप करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल निकलता है। और आयत का विकर्ण अगर आपको निकालना पड़े तो आप लगाएंगे अंडर रूट लंबाई धन चौड़ाई और इसी दोनों का स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, ये होता है आयत का विकर्ण। आयत का परिमाप अगर हम निकालने की बात करें तो 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। आगे हम बात करें कि कमरे के चारों दीवारों का अगर पूछ लिया जाए, ये भी आयत में शामिल है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लगाएंगे 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, इसके बाद ऊंचाई से आप गुणा कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते समझ गए होंगे। आइए इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत की चौड़ाई के परिता घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मित्र बेलन का आयतन आपको पहले हम तो बताएं पाई r² होता है बेलन के आयतन का फार्मूला। तो इसमें आप रखेंगे तो 22/7 पाई का मान 17 त्रिज्या आपको दिया गया है, 7 सेंटीमीटर चौड़े 17 सेंटीमीटर लंबे। ठीक है, 17 सेंटीमीटर लंबे की बात की जाए तो ये लंबाई दी गई है, हाइट है ये 17 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी गई है 7। तो 7 का स्क्वायर हम कर देंगे क्योंकि r का स्क्वायर है। तो इस तरह से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो इसको सॉल्व जो करेंगे 7 से कट जाएगा 7, एक 7 से यहाँ पे 7 कटा है, एक 7 ये काटेंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ एक 7 बचेगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 × 7, यानी एक 7 यहाँ से कट गया और एक 7 आपको बचा है, तो 22 × 17 × 7, तो ये हो जाएगा 2618 घन इकाई। ठीक है मित्र, आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो मित्र अभी हम आपको थोड़ी देर पहले ही बताए हैं कि वृत्त की त्रिज्या अगर आपको निकालनी है तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो हमने बताया था वृत्त की त्रिज्या क्या करनी है निकालने के लिए, आप व्यास का आधा होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है पाई r², यानी पाई का मान 22/7, r² यानी r का मान आपको निकालना है। और ये किसके बराबर है, 154, यानी ये क्षेत्रफल पूरा दिया गया है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे r को इधर रखेंगे तो उधर चला जाएगा, तो ये 7 इधर क्या है, देखो 7 इधर भाग में है ना, 7 तो इधर आएगा गुणा हो जाएगा, यानी 154 के साथ गुणा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ हो गया। और 22 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, और r² ऐसे ही रहिएगा। इसको जब आप काटेंगे तो आपको मिलेगा 49 सेंटीमीटर। और 49 सेंटीमीटर हालांकि r² का मान है तो r का मान 7 होगा। अब देखिए r² मतलब r × r, 49 का मतलब अगर आप इसको तोड़ेंगे 7 × 7, 7 × 7 49, तो एक r आपको लेना है तो एक 7 भी आप लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। 1 + tan² a/1 + sin a sec a = sec a सिद्ध कीजिए। तो मित्र इसमें कुछ नहीं करना, देखो एकदम सिंपल है। इसमें क्या होता है, ये आपने क्वेश्चन ठीक है पूरा लिख दिया, इसको आपको सिद्ध करना है sec a बायां पक्ष। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 1 + sec a + tan² a। ठीक है, इस देखो इसका ये पूरा जो ये इतना नीचे वैल्यू दिया गया है ये वाला, इसका 1 में आप गुणा करेंगे, इसके बाद प्लस के साथ tan में जोड़ देंगे। जैसे हम पिछले अंक को भिन्न करते चले आए थे, जैसे 2 सही 1/2 दिया रहता था, 2 का 2 में गुणा करते थे, +1 को जोड़ देते थे। सेम वही प्रोसीजर है, इस पूरी संख्या को 1 में गुणा करेंगे तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 1 + sec a प्लस हम साथ में tan को ले लेंगे तो 7 + साथ में tan a लिख देंगे और नीचे की यही संख्या पूरी रहेगी। ठीक है, तो आपने इतना किया, उम्मीद करते इतना समझे होंगे आप। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये चीज़ हो जाएगी sec² a + sec a क्या होता है मित्र, देखो
इसको जब आप पूरा तोड़ के लिखेंगे तो इसको इतने पूरा तोड़ को इसको पूरा तोड़ के आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए, ये इतना होता है, ठीक है। 1 प्लस देखिए टेन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से मतलब ये पूरा आप जब इसको ये नियम होता है 1 प्लस सेक ए प्लस टेन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए। ये हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। अब इसमें क्या है, हम कामन लेंगे 1 प्लस सेक ए और यहाँ पे सेक ए हम कामन लेंगे, यानी देखो सेक ए से अगर हम यहाँ गुणा करेंगे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर सेक ए से अगर हम एक में गुणा करेंगे तो यही सेक ए लिख उठेगा, यानी ये पूरी संख्या आ जाएगी और नीचे वही रहेगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको ये पूरा हम काट देंगे, ये देखो दोनों ऊपर समान है ना ब्रैकेट में, तो ये सेक ए आपको सिंपल बन जाएगा सिंपली। तो आइए हम बात करते हैं, ये लाइन हमको लगता है कुछ लोग नहीं समझ पाए। देखिए 1 प्लस सेक ए को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं आप सेक ए। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। कास ए इक्वल टू दिया है √3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात करना है। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कॉस ए इक्वल टू दिया है √3/2, तो आपको ज्ञात ये बराबर होगा कास 30 अंश के, यानी कास 30 अंश का जो मान होता है वो √3/2 होता है, यानी ए की जो वैल्यू है वो है 30। तो आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे साइन 2a, तो साइन 2a का मतलब हो गया भैया साइन ए की वैल्यू 30 दी है, इसी में 2 से आप गुणा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा साइन 60, और साइन 60 के मान होता है √3/2, यानी कास 30 का जो मान होता है वही साइन 60 का मान होता है। कास 30 का मान एक √3/2 होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है मित्र। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना मित्र, बहुत ही सिंपल है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ऐसी दो संख्याएं a तथा b ज्ञात करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 7, a प्लस बी इक्वल टू 7 और a गुणे b इक्वल टू 2 गुणे 5 यानी 10, ठीक है। मतलब इसको दो पार्ट में तोड़ना है कि कोई पार्ट में ऐसे जो लोग तोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आ जाए, ठीक है मित्र। तो आइए हम बात करते हैं, a की वैल्यू हम 5 लेते हैं, b की वैल्यू 2, इस तरह से हम लेते हैं तो क्या हमको मिलता है। आइए देखते हैं 2x स्क्वायर 7, ये पूरा आपका क्वेश्चन है। इसको जब आप कॉमन लेंगे तो 2x स्क्वायर यहाँ सेम रहेगा, और 5 + 2 अगर आप करते हैं, ये देखिए 5 + 2 और बाहर यहाँ पे x है, तो ये पूरा कितने के बराबर होगा 7x के, यही लाना है आपको। मतलब इस तरह से उसको तोड़िए कि मतलब 7x रहे, ठीक है, उस संख्या ना बदले। तो यहाँ पे इसको 5x + 2 और जो ब्रैकेट के बाहर x आपको दिख रहा है ये इतना पूरा किसके बराबर है 7x के। देखिए आप खुद सोच लिए, 5 और 2 7 होगा और बाहर x से तुरंत गुणा हो जाएगा, जैसे ब्रैकेट हटेगा तो कितना हो जाएगा 7x आपको प्राप्त हो जाएगा, बाहर प्लस 5 लिखा गया है। अब इससे हमको फ़ायदा क्या होने वाला है, यस का अंदर हम गुणा कराएंगे तो 5x और यस का 2 में गुणा होगा 2x प्लस 5, ऐसे ही सेम लिखा जाएगा। आगे जब कॉमन लेंगे तो आप यहाँ से कॉमन लेंगे मित्र, देखिए इसमें x है इसमें x है, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है तो 1x आपने लिखा तो कितना ये बचा, यहाँ 1x बचा, साथ में 2 बचा, 2x लिखेंगे। और यहाँ से आपने x कॉमन यहाँ पे लिखा है ये, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे केवल 5 बच रहा है ना, तो यहाँ पे 2x + 5 ये ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर यहाँ से आप 1 कॉमन लेंगे तो अंदर 1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2x, यानी ये ऊपर वाली पूरी संख्या। अब देखिए हमको क्या करना है, ये दोनों बराबर है ब्रैकेट में, तो इसको एक साथ लिखेंगे 2x + 5 और x यहाँ का लेंगे और +1 यहाँ का लेंगे, तो ये दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x + 1। उम्मीद करते समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। गुणनखंड कीजिए x स्क्वायर माइनस 7x + 12 का गुणनखंड आपको करना है। तो मित्र इसमें a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू -3 लिया गया है, उसी को तोड़ेंगे हम -4 और -3 को, क्योंकि -4 -3 लेने का मूल मुद्दा है कि -7 आपको तोड़ के लाना है। सेम ऊपर की तरह क्वेश्चन है, यहाँ देखिए हूबहू क्वेश्चन लिखा गया है। x स्क्वायर यहाँ कॉमन लिए हैं, -4 -3 और बाहर x है, इसको आप x से अंदर गुणा करेंगे तो 4x -4x -3x होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो -7x आपको प्राप्त हो जाएगा। 12 का तोड़े हैं -4 और -3 में, यानी 4 3 12 और ऋण का गुणा धन होता है, तो धन हो जाएगा। यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे कुछ तो x, ये एक ब्रैकेट में x -4 होगा और एक दूसरे ब्रैकेट में x -3 हो जाएगा, ठीक है। आप जब कॉमन लेंगे पुनः जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोबारा आप x स्क्वायर और फिर माइनस, और यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे आप एक बार, और यहाँ पे 4 + 3 ये हो जाएगा कितना 7, और बाहर x है ही तो इससे गुणा हो जाएगा 7 में, तो 7 में x से गुणा होगा तो 7x हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो तुरंत माइनस जाएगा तो -7x आपको प्राप्त हो जाएगा, 12 ऐसे रहेगा। यहाँ से आप इसको जब तोड़ेंगे तो ये x से अंदर गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर -4x -3x, ये देखिए अंदर गुणा होता चला जाएगा ना, और ये ब्रैकेट खुल जाएगा जो, तो ये प्लस वाला चिन्ह जो अंदर प्लस का चिन्ह है
ये प्लस का चिन्ह अंदर जो है ये माइनस में यहाँ देखिए कन्वर्ट हो गया है, +12 ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ जब आप कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिए तो यहाँ बचा एक्स, ये देखिए एक्स बचा -4 के साथ एक्स है तो एक्स आपने बाहर कॉमन लिया तो यहाँ 4 केवल बचेगा। यहाँ से आप 3 कॉमन लिए तो 3 यहाँ पे लिख दिया -3, एक्स यहाँ पे अंदर बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ पे 3 आप कॉमन लिए तो यहाँ पे 4 बचेगा, ताकि 3 से अंदर में गुणा करेंगे तो 12 आ जाए और 3 से अंदर गुणा कराएंगे एक्स में तो 3 ही एक्स मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक ब्रैकेट में ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे x-4 और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ का x और -3 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x-3। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। x² + 9x + 20 के गुणनखंड कीजिए। तो मित्र इसको गुणनखंड जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा x² + 9x + 20 का गुणनखंड आपको करना है। तो गुणनखंड में क्या करेंगे, 1 × 20 इसको आप तोड़ेंगे तो 5 × 4 यानी 5 × 5 = 20। योगफल करेंगे 5 × 4 का 9 प्राप्त होगा। देखिए योग करने पर 9 और गुणा करने पर 20 प्राप्त हो, ऐसी संख्या में आपको तोड़ना है। तो इसको तोड़ेंगे हम x² + 9x + 20 को हम तोड़ें तो हम तोड़ें क्या, x² को हूबहू ऐसे लिखें 5x। अब 9x को हमको तोड़ना है 5x + 4x, 5 और x और 4x कितना हो जाएगा 9x और 5 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा 20। उम्मीद करते समझ होंगे। कॉमन जब यहाँ से लेंगे तो x² यहाँ पे है 1x हमने कॉमन लिया तो x बचा, और तो यहाँ पे क्या बचा, x² में से हमने 1x कॉमन लिया तो यहाँ x हो गया कॉमन बाहर, तो x² की जगह क्या बचा, x बचा, ये x यहाँ लिखेंगे प्लस का 5 यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ से एक x हमने कॉमन लिया। आप देखिए चेक करिए कॉमन, तो x ये जो x बाहर है ब्रैकेट के इसका गुणा x में आप कराएंगे तो x² ये प्राप्त हो गया, x का गुणा जब आप 5 में कराएंगे तो 5x प्राप्त हो गया, तो मिल गई ना ऊपर वाली संख्या मित्र। तो आइए आगे काम लेते हैं। आगे हम 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ का x बचेगा और अंदर 5 बचेगा, ताकि अब देखिए गुणा करा के चेक करिए, 4 का गुणा x में कराएंगे 4x मिल गया ना, 4 गुणा 5 में कराएंगे 20 मिल गया ना। तो उम्मीद करते समझ गएंगे। अब देखिए क्या है, ये दोनों बराबर है x + 5 x + 5, तो आप एक x + 5 लेंगे, दोबारा क्या लेंगे x लेंगे और प्लस का 4 यानी x + 4 दूसरे ब्रैकेट में, यही हो जाएगा आपका सॉल्व आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। cos 3θ + cos θ / sin 3θ + sin θ = cot 2θ। तो इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है आपको। आइए सॉल्व करते हैं। cos 3θ को आप लिख सकते हैं, cos 3θ + cos θ को आप लिख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है इस तरह से, इसको लिख सकते हैं आप cos 3θ + θ/2। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं ये 3θ + θ और बटे 2, फिर दूसरे ब्रैकेट में cos 3θ - θ/2, यानी आपने पढ़ा होगा कि a + b का फार्मूला, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। ठीक है, उसी पे ये सॉल्व है। और नीचे हम बात करें sin 3θ sin θ, तो इसको भी लिख सकते हैं 2, इसका जो मेथड होता है वो होता है 2 sin 3θ + θ यानी 3θ + θ/2, फिर cos 3θ - θ/2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको हम त्रिकोणमिति में पूरी अच्छे से इसके बारे में बताएंगे, आप यहाँ इतना ही समझ लीजिए कि इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। और cos 2θ / sin θ ये पूरा हो जाएगा cos 2θ, ऊपर cos 2θ बचेगा, ये इतना पूरा सॉल्व करने पे, और नीचे बचेगा sin 2θ। ठीक है, तो इसको जब ये cos θ / sin θ = होता है cot θ, और 2θ में एक 2θ हो जाएगा, तो सिद्ध हुआ ये cos 2θ ये प्राप्त हो जाएगा आपको। देखिए मित्र, जिनका त्रिकोणमिति जो नहीं पढ़े हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए मैं त्रिकोणमिति का एक चैप्टर अलग से स्टार्ट करूँगा, उसमें छोटी छोटी चीज़ें बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको बताऊँगा, ताकि उसमें आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं, वो फैक्ट होता है। जैसे अभी इसमें हम बात करेंगे tan स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा = दिया है tan स्क्वायर थीटा × sin स्क्वायर थीटा, सिद्ध करना है आपको इतना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष इसमें होता है tan स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, ये जो दिया गया है यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा / cos स्क्वायर थीटा के रूप में, -sin स्क्वायर थीटा, इतने पूरे को आप लिखेंगे। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा / cos स्क्वायर थीटा ये tan थीटा को होता है, और sin थीटा को आप ऐसे ही हूबहू लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा को। अब हम आगे जब बात करेंगे तो हम sin स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे, ये sin स्क्वायर थीटा को हम कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा 1 - sin cos स्क्वायर थीटा / cos स्क्वायर थीटा। और फिर जब इसमें क्या होगा, फिर इसमें ये इसको जब सॉल्व करेंगे आपको तो sin स्क्वायर थीटा ऐसे ही हो जाएगा, और अंदर वाली संख्या 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होती है sin स्क्वायर थीटा के, और cos स्क्वायर थीटा ऐसे रह जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा / cos स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और sin स्क्वायर थीटा ऐसे हो आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। sin 48 अंश बटे cos 42 अंश प्लस cos 48 अंश बटे sin 42 अंश बराबर 2।
ये कैसे होगा मित्र, आइए हम बात करते हैं। तो साइन 48 अंश दिया आपको, कास 42 अंश प्लस कास 48 अंश साइस 42। किसमें क्या करेंगे, इसको आप तोड़ेंगे, इसको 90 में आप तोड़ेंगे। तो 90 में से जब आप साइन 90 माइनस 42 करेंगे आप, तो और फिर प्लस ये नीचे वही जो है वही हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे 90 माइनस 42 को भी करेंगे अपान साइन 45 नहीं होगा, यहाँ साइन 42 होगा। ठीक है, ये गलत लिख दिए हैं राजन। आगे हम बात करेंगे। तो इसको तोड़ने के बाद हमको क्या मिला, यहाँ से हमको ये वाली वैल्यू ली जाती है, साइन के साथ ये वैल्यू, कास के साथ ये वैल्यू। तो यहाँ से मिला कास 42, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, साइन का कास होता है और कास का साइन में हो जाता है, 90 में से जो घटाया जाता है। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कैसे 90 में से घटाने में चेंज होता है, कैसे 180 में से घटाने में नहीं चेंज होता है, या चेंज होता है किस फॉर्म में चेंज होता है, कास में परिवर्तित होता है कि माइनस में परिवर्तित होता है, ये सब मैं बताऊँगा। ये सब थॉट होते हैं, तो ठीक है, मैथड होता है इसका सबका। आप अभी यहाँ इतना ही जानिए। तो यहाँ से आपको मिला साइन, ये चेंज हो जाएगा, 90 में से घटाया गया तो ये साइन परिवर्तित हो जाएगा कास में, और कास के साथ लिखा जाएगा 42 अंश, और ये कास है तो ये परिवर्तित हो जाएगा साइन में, यहाँ पे 42 अंश लिखा जाएगा जो संख्या घटेगी। तो कास 42 अंश बटे कास 42, साइन 42 अंश बटे साइन 42, ये आपस में कट जाएंगे तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। कास a बराबर √3/2 हो तो साइन a का मान। तो मित्र इसमें कुछ नहीं करना, एकदम बहुत सिंपल है। देखिए साइन a बराबर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर a, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 - 3/4, ये पूरा a का मान दिया है, कास a का मान यहाँ पे देखिए आपको दिया है। तो इसको जब आप रखेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको 4 एकम 4 और 4 में से 3 गए तो 1/4 प्राप्त हो जाएगा। और इसको आप अंडर रूट में है तो इसको अंडर रूट हटाएंगे तो 4 का वर्गमूल होता है 2, आपको पता होगा। तो इसको 1/2 आप लिख सकते हैं और 1/2 ये उत्तर हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है साइन -210 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे परिवर्तित नहीं होगा, यहाँ पे देखिए साइन 210 -210 अंश को आप लिखते हैं माइनस साइन 210 अंश, माइनस साइन को लिख सकते हैं आप यहाँ पे 180 + 30 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे साइन 30 लिखा जाएगा। ठीक है मित्र, देखिए जैसे वहाँ पे हमने 42 लिखा था ना ऊपर, ठीक इसी तरीके से वहाँ पे कास परिवर्तित हो जा रहा है, लेकिन यहाँ 180 में जुड़ रहा है इसलिए परिवर्तित नहीं होगा। यहाँ माइनस का सिंबल लगेगा, ये बाहर वाला, और इस संख्या को माइनस करने के लिए, मतलब यहाँ पे प्लस लाने के लिए यहाँ पे भी माइनस लगेगा ताकि ब्रेकेट खुले, तो ये अंदर का जो सिंबल प्लस है ये प्लस हो जाए। तो यहाँ पे साइन 30 लिख जाएगा, ये मान परिवर्तित हो जाता है और जो संख्या घटाई जाती है वही लिखा जाता है। तो यहाँ पे कितना मिल गया, साइन 30 अंश, और साइन 30 का मान होता है 1/2। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ये परिवर्तित कैसे होता है, 180 अंश में जोड़ने पर क्यों नहीं बदल रहा है, 90 में घटाने पर क्यों बदल रहा था, ये सब मैं बाद में बताऊँगा। ये 180, 200, 360 ये सब का मैं फार्मूला, सबका तरीका बताऊँगा। त्रिकोणमिति का अपना एक चैप्टर मैं लाऊंगा। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने मित्रों को करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि आगे की टॉपिक जो वीडियो आने वाली है बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें त्रिकोणमिति या अन्य चैप्टर पे डिस्क्रिप्टिव तरीके से आने वाली है। टेट, सुपर टेट, अन्य एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखो मित्र, मैं क्या है, मैं कई बुकों का कलेक्ट करके ही डिस्क्रिप्टिव पढ़ाने वाला हूँ। 5-6 बुक को एक साथ लूँगा, एक टॉपिक को लूँगा, फिर इसके बाद सभी तथ्यों को एक डायरी में नोट करूँगा। हालांकि आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने इसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट का सॉल्व करा है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ मैंने डायरी में लिख के सॉल्व करवाया है और 5-6 बुक से कलेक्ट करके मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। तो मेरी सारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। चक्रीय चतुर्भुज में आप क्या समझते हैं, चक्रीय चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं। तो मित्र चक्रीय चतुर्भुज आपको भी मैंने एक गोला बना के चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पूरा बताया था। तो यहीं चलिए थोड़ी जानकारी देखें, क्या राजन क्या लिखें। किसी चक्रीय चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, किसी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं यदि उसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हों, अर्थात ये सब देखिए हम बता चुके हैं, अर्थात एक वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के प्रत्येक युग्म को कोण का योग 180 अंश होता है, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का संपूरक होता है। ये सब देखिए, ये सब पहले हम सब लोग कर चुके हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। भैया हम अभी ऊपर ही बताएं आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में पूरी जानकारी। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो मित्र आयत का प्रत्येक कोण जो होता है, आयत, अभी आयत के बारे में हम बताएं कि प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का होता है। अभी ऊपर भी बता चुके हैं, क्षेत्रफल सब कुछ बताएं। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो मित्र चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का जो योग होता है, ये चारों अंतः कोण, कोई भी चतुर्भुज हो, चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, 360 अंश।
और त्रिभुज की बात करें, वो कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, आपको हमेशा ध्यान देना है। और वृत्त के जो कोण होते हैं वो 360 अंश के होते हैं, क्योंकि ये वृत्त बनता है, ये केंद्र बनता है, इसकी पूरी सर्किल 360 अंश की होती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करें, x² - 25 = 0 का वर्गमूल लेकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो मित्र कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए सिंपल है। x² - 5 = 0 है, x² = 25, तो यानी x² मतलब x गुणे x बराबर गुणा हो जाएगा 5 × 5 यानी 1x 1 5, x का मान कितना हो गया 5। ठीक है, अब इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा +-5 इसको लिख सकते हैं आप एक साथ, एक बार प्लस x को मान एक बार प्लस में 5 लिख सकते हैं, एक बार x का मान आप माइनस में भी 5 लिख सकते हैं गुणनखंड के दौरान। दोनों उत्तरों को एक साथ x + 5 x + -5 लिखा भी जा सकता है। ठीक है मित्र, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। आइए हम आगे बात करते हैं। समलंब की समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, उनके बीच की दूरी आपको बताना है मित्र। तो क्या है इसमें, कुछ नहीं करना है इसमें, एकदम सिंपल है। समलंब चतुर्भुज के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो समलंब चतुर्भुज के बारे में आपको अगर नहीं पता तो मैं पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा समलंब चतुर्भुज के बारे में, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन बने समलंब चतुर्भुज से तो आपको दिक्कत ना हो। तो समलंब चतुर्भुज मित्र देखो ये बना ही है आपके सामने, और इसको हम आपको मिलाते हैं, इसके विकर्ण को, ये विकर्ण, ये इसको लंब डालते हैं ये चीज़, और इसके विकर्ण को मिलाते हैं आपस में ये चीज़। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब ये जो है ये चीज़, ये है हाइट, ये है हाइट। ठीक है, इसका अब बात करते हैं ए समलंब चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जिनकी भुजाओं का एक युग्म मतलब ये वाला, ये एक जोड़ा समांतर हो, चाहे ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, समांतर ना आपस में, तो यही होता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो विपरीत भुजाएं समांतर हों तथा विपरीत भुजाएं समांतर ना होने पर भी वह समलंब चतुर्भुज, मतलब समांतर है या ना हो, जैसे ये भुजा समांतर नहीं है, देखो आगे जाके कहीं काट देंगी, लेकिन ये दोनों समांतर हैं तो भी ये समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब आपको निकालना होगा, यही सब जानकारी ले लीजिए, तो आप लिखेंगे 1/2 समांतर भुजाएं, यानी ये भुजा जो भी भुजाएं समांतर हों, उन भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं को आप जोड़ लीजिए, गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कहाँ से आपको प्राप्त होगी, ये चीज़ है ऊंचाई, ये है ऊंचाई, ये है ऊंचाई, यानी ये भुजा का योग करिए और ऊंचाई से आप गुणा कर दीजिए। ठीक है मित्र, तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा, साथ में 1/2 होगा। एक फिर से बता दे रहे हैं, देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, समांतर भुजाओं का योग आप करेंगे, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, यानी ये जो ऊंचाई यहाँ से मिल रही है। ठीक है, तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा समांतर चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज का परिमाप अगर आपको निकालना है तो आप सभी भुजाओं को आप जोड़ेंगे, यानी a + b + c + d, यानी एक भुजा ये भुजा आप जोड़ देंगे तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप आपको मिल जाएगा। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं, वो ये है मित्र 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई, ये होता है समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा है समलंब की समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 मीटर हैं, 15 मीटर और 8 मीटर हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मित्र कुछ नहीं करना है इसमें, देखो सूत्र क्या होता है, यही होता है ना, a = 1/2 b1 × b2। ठीक है, ये b1 है, ये समांतर भुजाएं जो हैं गुणे h यानी हाइट, ये चीज़। ठीक है, तो आप जब इसको लगाएंगे तो ये हाइट 12 दिया गया है, तो इसमें आप रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, एक वैल्यू 15 है, एक 8 है, ऊपर का 8 है, तो ये 12 साथ में गुणा हो तो 138 मीटर स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करें। यदि किसी समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं तथा इसके मध्य दूरी 3 सेंटीमीटर है, समलंब का क्षेत्रफल निकालिए। तो मित्र इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए सब कुछ तो दिया गया है। देखिए समांतर भुजा 3 दी गई है 3 सेंटीमीटर तथा भुजा b, पहली भुजा 3 दूसरी 4, इसके बाद उसकी जो दूरी बीच की यानी ऊंचाई जो है वो 3 है, वो भी समलंब का क्षेत्रफल ये भी आपको पता है 1/2 a + b × h। तो इसमें मान रखेंगे 3 + 4, ये जोड़ेंगे 3 से गुणा करेंगे आपको मिलेगा 10.5। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें एक 75 अंश कोण तथा एक भुजा 6.2 सेंटीमीटर हो। तो मित्र आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज के बारे में भी हमने आपको बताया था। समचतुर्भुज जो होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी ये भुजाएं सभी, ये भुजा सब बराबर होती है आपस में। ठीक है, लेकिन कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो क्या होता है, AB बराबर दिया गया है 6.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ये
6.2 सेंटीमीटर, ये 6.2, ये 6.2। बिंदु ए से कोण PAB यानी कोण ए का मान जो है ये जो बीच में होता है इसी कोण का मान ये डिनोट करता है बराबर के बाद 75 अंश, उसमें से 6.2 सेंटीमीटर AD काटा है। अब 6.2 सेंटीमीटर ये AD ये चीज़ ठीक है, ये भुजा। और फिर तीसरे नंबर का पॉइंट हमारा कह रहा है, तीसरे नंबर का पॉइंट कि बिंदु B से, बिंदु B ये है, इससे QBA यानी B का मान, ये चीज़ B का मान कितना है, BAD के समांतर रेखा खींची और फिर कह रहा CD को मिलाया, C और D को मिलाया ये, और ABCD ये अभी ये चतुर्भुज का निर्माण हुआ, समचतुर्भुज का। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कैसे निर्माण हुआ है। आइए बात करते हैं वर्ग क्या है। तो मित्र वर्ग क्या है, वर्ग एक आयत है, वर्ग एक आयत है जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग के बारे में हमने आपको पहले से बता भी दिया है। तो आइए वर्ग के बारे में फिर हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं आपको, मुझे लगता नहीं बताए हैं। वर्ग क्या होता है मित्र, ये देखिए ये होता है वर्ग, ये होता है वर्ग का विकर्ण, और ये जहाँ पे काटते हैं यहाँ 90 अंश का कोण बनता है, इसी को हम विकर्ण बोलेंगे, ये बड़ी बड़ी भुजा को। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों व प्रत्येक कोण 90 अंश का हो वर्ग कहलाता है। ठीक है, ये कोण ये कोण ये कोण भी 90 अंश के हों वर्ग कहलाएगा। वर्ग से संबंधित अगर सूत्र की हम बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर आप करिए, क्षेत्रफल निकलेगा। वर्ग का परिमाप अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो 4 गुणे आप भुजा करेंगे तो वर्ग का परिमाप निकलेगा। वर्ग का विकर्ण आपसे निकालने को कहा जाए तो भुजा √2 आप करेंगे, यानी एक भुजा और साथ में √2 से गुणा कर देंगे तो आपको वर्ग का विकर्ण मिल जाएगा। तो मित्र इसमें कुछ नहीं करना है, तो ये सॉल्व हो गया। इसमें एक लाइन में लिखे थे वो वर्ग क्या है, तो हमने पूरी जानकारी आपको दे दी। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो मित्र देखो इसको क्या करना है, इसको तोड़ना है, इसको गुणनखंड विधि द्वारा इसने तोड़ा है। देखिए क्या है, ये संख्या पूरी लिख दी है, 4 से में भाग दें, 4 चौक 16 और 16 घटाने के बाद यहाँ से जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा 344। 44 पूरा उतर गया, 19 में 16 गए 3। अब इसको क्या करना है, अब इसमें क्या है, देखिए 4 बार यहाँ गया तो 4 यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब ये 4 यहाँ पे उतर जाएगा। अब इसके साथ हम 8 से भाग देंगे, ठीक है। तो 84 से हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 भाग जाएगा, तो 84 से 4 भाग जाएगा। जब गुणा करेंगे हम तो इसमें हो जाएगा कितना 336, और 336 में से जब हम घटाएंगे तो ये 91 ऐसे उतर जाएगा और यहाँ से 8 मिल जाएगा, ठीक है। 8 मिला और 91 ऐसे आप उतारेंगे। अब हम क्या है इस पूरी संख्या को यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ से हम भाग देंगे 881 से, कितनी बार देंगे भाग, एक बार दे देंगे, यहाँ एक यहाँ हम लिखेंगे। तो यहाँ से हम जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से 10 मिल जाएगा, ठीक है। गुणनखंड विधि द्वारा ये होता है चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आइए हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 8 कैसे आया और 1 यहाँ क्यों है, बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे 8 1 क्यों लिखा गया है। तो मित्र ये लिए इसलिए लिखा गया है, देखिए यहाँ पे आपने 4 से भाग दिया तो यहाँ पे आप 4 जोड़ेंगे तो ये 8 प्राप्त हुआ। फिर आपने पहली बार 4 से भाग दिया तो यहाँ पे 4 आपको जोड़ना पड़ा तो 8 मिला। अब क्या है, अब किस संख्या से आप भाग देना चाहते हैं, 4 से 4 बार ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 8 के आगे 4 लिखेंगे और यहाँ पे भी 4 जितनी बार अब जाएगा तो ये हो गया 84, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे भी 4 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ 4 बार ले जा रहे हैं आप, तो ये 4 4 ये 8 हो गया, 1 8 ये और 1 8 ये। अब कितनी बार आप लेना चाहते हैं, एक बार, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे, तब ये हो गया 881, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है x² - x - 7 का गुणनखंड कीजिए। मित्र कुछ नहीं करना, देखिए इसमें क्या करना है, x² - x - 7 दिया गया है आपको, इसको जब आप तोलेंगे तो x ब्रैकेट में ये b + b - 4 इस तरह से फार्मूला होता है। तो यहाँ 1 आप लिखेंगे क्योंकि यहाँ x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस आप लिखेंगे 1 + 4 गुणे 1 गुणे 7, ठीक है, ये 7 और इसके बाद बटे 2 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है। 4ac होता है b - 4ac, ठीक है। x = होता है, ये एक फार्मूला होता है उसी से ये लगा हुआ है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस माइनस और अंडर रूट ये आपस में अंदर सब जुड़ जाएगा तो 29 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, और मतलब ये देखिए बाहर ही पूरी संख्या लिखी है, ये इतना प्राप्त होगा। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस में लिखा है तो इसको तोड़ तोड़ के अलग अलग लिख दिया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सेक 30 अंश माइनस 2 कॉट 45 अंश प्लस माइनस 4/√3 साइन 30 अंश प्लस 2 कॉस 0 अंश का मान ज्ञात करना। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। देखिए पूरा क्वेश्चन आपको लिखा गया है, इसको आप लिखना साइन 30 अंश का मान अंडर रूट कितना हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान होता है 2/√3 और फिर -2 आप कर देंगे। काट का मान लिखें, काट 45 का अंडर रूट 4/5, ये इस तरह से यहाँ से हो जाएगा। और फिर इसको गुणे 1/2 यहाँ से कर देंगे, ये काटेंगे जवाब इसको, तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है प्लस 2 आप यहाँ लिखेंगे, 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान, ये पूरा मान भैया आप रखेंगे तो आपको ये इतना प्राप्त होगा और इतना पूरा काटे पीटेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, प्रपंच है, इसमें कुछ है नहीं खास, कुछ बचाया केवल 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। मित्र 2 सिक्का उछालने के 4 परिणाम होंगे तथा दोनों सिक्कों को उछालने पर प्रायिकता जो बनेगी वो 2/4 बनेगी। तो 2/4 को जब आप काट देंगे तो आपको मिलेगा 2 कम 2 और 2 दूनी 4, तो यानी 1/2 आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में हम आगे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या सेंटीमीटर, शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्रपृष्ठ का फार्मूला था πRL, इसी में रख दीजिए। पाई का मान होता है 22/7 और गुणे 21 गुणे 8 कर दीजिए, तो इसके बाद काट दिए तो आपको मिल जाएगा शंकु की जो है वक्रपृष्ठ। ठीक है, ये देखिए ये पूरा रख के काट दिए हैं, ये आर इसका रखे हैं, πRL में रखे हैं। फिर क्या हुआ, ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 8 त्रिक 24 हो जाएगा यहाँ से, और 22 गुणा हो जाएगा तो 528 वर्ग सेंटीमीटर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे और क्वेश्चन काफ़ी ढेर सारा है। तो आज की टॉपिक यहीं पे ख़त्म होती है, बाकी की टॉपिक अगली टॉपिक आएगी। तो सभी मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय। और वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों को ज़रूर भेजें, शेयर करें, क्योंकि अगली टॉपिक हमारी आगे के क्वेश्चन ये जो आपको दिख रहा है इनके बारे में पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे और पूरी चर्चा करेंगे, पूरे अच्छे से बताएंगे। और बस आज की टॉपिक यहीं तक।